हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी आज भी बाजार पर गिरावट हावी रही। तो क्या अभी ये समय बाजार में बने रहने का है या हाथ खींच लेने का है? नमस्कार, इसी सवाल के साथ स्वागत है आप सभी का स्वदेशार में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमने देखा कि दिन भर उतार चढ़ाव रहा बाजार में और अंत में जाकर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। तीसरा दिन है ये जब लगातार हमने देखा है कि बाजार गिरावट पर बंद हुए हैं, वो भी ऐसे समय में जब फेस्टिव सीजन सिर पर है और लोग बाजार के भरोसे अपनी शॉपिंग और दूसरी प्लानिंग बनाए बैठे हैं। लेकिन दूसरा पहलू देखें तो कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ये समय घबराने का नहीं बल्कि सब्र करने का है और बाजार आपकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेगा। तो इसी दोहरी सिचुएशन पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, इन्वेस्ट शॉपी के सीईओ आशीष कपूर। आशीष, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। एक बड़ा सवाल इस समय जो मन में आ रहा है वो ये कि जितने एक्सपर्ट से हमने पिछले कुछ समय में बात की, वो ये कह रहे थे कि दिवाली तक बाजार नई हाई पर पहुंच जाएगा और चिंता करने की कोई बात नहीं। मेरे जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद बाजार में इस तरह का रुख किया हो और सोचा कि दिवाली से पहले कुछ पैसे बन जाएंगे, पर गिरावट लगातार चल रही है पिछले कुछ समय से। दिवाली की शॉपिंग खराब होती दिख रही है क्या आपको भी? देखिए, ऐसे प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है मार्केट का और इंटरनेशनल फैक्टर्स बहुत हैं जो कि ठीक है, दिवाली का हमारा है, बट जो विश्व भर में जो हो रही है परेशानी वो तो हो ही रही है। दूसरा मेरा मानना ये है कि बहुत देर से हम आउट परफॉर्म कर रहे थे यूएस मार्केट्स और बाकी मार्केट्स को, और इस फॉल के बाद भी अभी भी हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। पर ये है कि अगर पूरी दुनिया में इतना बड़ा अर्थक्वेक आ रहा है, भूचाल आ रहा है, तो आप बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं रह सकते और काफ़ी देर तक नहीं रह सकते। तो थोड़ा बहुत फॉल एक तरह से किसी तरह से हम अवॉइड कर रहे थे और हम सब होप कर रहे थे कि शायद हम फॉल के बिना निकल जाएँगे। बट दैट आल्सो आई थिंक थोड़ा विशफुल थिंकिंग भी था। पर अल्टीमेटली देखो, हर चीज़ का इफ़ेक्ट आता है, ग्लोबली लिंक्ड है सारा कुछ। हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी डोमेस्टिक है, वो बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है, बिल्कुल सही बात है। पर ऐसा नहीं है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई कंपनीज़ ऐसी हैं, ना सिर्फ़ आईटी की, फार्मा की, जो ऑटोमोबाइल्स हैं, रिफाइनिंग कंपनीज़ हैं, मेटल की कंपनीज़ हैं, कई और कंपनीज़ हैं जो इंडेक्स का पार्ट हैं, जिनका अर्निंग्स एक्सपोर्ट से ज़रिए आता है, काफ़ी सब्सटैंशियल अर्निंग एक्सपोर्ट से आता है, या ऐसे लिंक्ड है एक्सपोर्ट मार्केट्स के साथ। सो वो सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम दुनिया से अलग हैं। दुनिया के साथ थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा, पर अभी मेरा मानना ये भी है कि एक तरह से काफ़ी देर तक करेक्शन नहीं आ रहा था, तो हमारी जो स्टॉक्स के जो वैल्यूएशंस थी, वो भी महँगी नज़र आ रही थी थोड़ी। तो एक तरह से आप करेक्शन को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हो। एक तरह से पॉजिटिव अगर व्यू से देखो, तो एक तरह से हमारी जो बाजार हल्के हो रहे हैं, क्योंकि सबसे अच्छे अभी भी आउट परफॉर्मेंस हमारी बाजार की है। जब भी स्थिति सुधरेगी दुनिया भर में, तो बाइंग हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमने आउट परफॉर्म किया है, ना सिर्फ मार्केट में, इकोनॉमी में भी। तो हमेशा पैसा जो अच्छी चीज़ है उसी को चेज़ करता है, जो अच्छी परफ़ॉर्मेंस है उसी को चेज़ करता है। तो इसलिए आपको मेरे मुताबिक ये होना चाहिए कि इस करेक्शन के दौरान एक अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी चाहिए कि कहाँ कौन-कौन से अच्छे शेयर नीचे के भावों में मिल जाएँ और वहाँ पे खरीदारी कर सकें। तो आप इस नज़रिए से देखिए, तो आपका जो दिवाली की शॉपिंग है, आप बाहर करने की जगह आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, और स्टॉक मार्केट में आपको दिवाली की सेल आज से शुरू होगी, आप ऐसे मान के चलिए। बढ़िया बात कही आपने कि दिवाली की शॉपिंग अगर आप बाहर नहीं कर रहे तो स्टॉक मार्केट में तो कर ही लीजिए। ये है इंपॉर्टेंट, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही आशीष कि हम ग्लोबल मार्केट से अलग नहीं हैं। अब मेरा सवाल ये उठता है, मन में आता है कि चिंता कितनी करनी चाहिए? ये जो कहा जा रहा है कि यूएस में अगला साल जो है वो ज़्यादा मुश्किलों भरा होगा, 2023 में लोग रिसेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबली बढ़ रहे हैं, महंगाई सब तरफ बढ़ रही है। हमारे भी जो गवर्नर साहब हैं आरबीआई के, उनके पास भी चारा कुछ ज़्यादा है नहीं, वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। ये जो इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे जो ये चिंता हो रही है कि अगले साल मतलब अगले 3 से 6 महीने में डिप्रेशन, माफ कीजिए, रिसेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्या स्थिति यहाँ से ज्यादा खराब होती दिखती है? आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, वो जैसे मैंने बताया, मार्केट में आपने खरीदारी करनी है जिस टाइम भाव अच्छा हो, और उसके बाद ये कहना कि ये मैंने सबसे अच्छे भाव पे लेना है, ये नामुमकिन चीज़ है।
दूसरा जो ये सेंटीमेंट की आप बात कर रहे हैं, मेरे मुताबिक सेंटीमेंट मार्केट का सेंटीमेंट हमेशा इकोनॉमिक इंडिकेटर से पहले आ जाता है। तो जो रिसेशन की बात है, वो काफ़ी देर से चल रही है। अब मार्केट पूरे रिसेशन आने की वेट नहीं करेगी, उससे पहले ही गिरेगी और गिर भी रही है वहाँ पे। तो मेरे मुताबिक तो ज़्यादातर चीज़ें फैक्टर इन हो गई हैं या फिर अगले कुछ 2-4 हफ्तों में फैक्टर इन हो जाएँगी। इसके बाद कहना कि बिल्कुल बॉटम बन गया है, इसके बाद और नहीं गिर सकता, ऐसा तो नामुमकिन है। बट ये है कि आपने ऑलरेडी 30-35% का फॉल देख चुके हो नैस्डैक में और 20% के करीब का फॉल, 20% से भी ज़्यादा फॉल देख चुके हो एस&पी और डाउ जोन्स इंडेक्स में। तो इसलिए काफ़ी फॉल ऑलरेडी हो चुका है और उसका इम्पैक्ट बाकी मार्केट्स में भी आ चुका है। हम पे बहुत कम इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि हमने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। पर ये कहना कि आप कितनी देर तक कर सकते हैं अगले साल रिसेशन की बात सबको पता है। ज़्यादातर ये फैक्टर्ड इन है और इन द एंड जैसे होता है कि हम कहते हैं कि लास्ट मैन स्टैंडिंग भी गिरता है, तो हमारी मार्केट्स एक तरह से लास्ट मैन स्टैंडिंग थे क्योंकि एक आउटलायर मार्केट थी, कि बाकी सब एशियन मार्केट्स में हमारे से ज़्यादा गिर चुकी थी। तो इन द एंड क्योंकि आप कह सकते हो कि हमारे पे भी सेलिंग का प्रेशर आना था जो आज से शुरू हुआ इन अ वे। अभी तक तो हम बिल्कुल रेंज बाउंड थे। तो थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है, पर जैसे मैंने पहले कहा कि आप इस खरीदारी इस करेक्शन का में एक मौका ढूँढिए खरीदारी करने का। ज़्यादातर संभावना यही है कि यूएस मार्केट्स भी अगले कुछ सप्ताहों में बॉटम आउट कर जाएँगी। एकदम से तेज़ी दोबारा नहीं आएगी, पर जब भी तेज़ी आएगी, मेरे को पूरा विश्वास है कि क्योंकि जिस तरह से हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे बेटर हैं, स्टॉक मार्केट में भी हमने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। जब भी तेज़ी वापस आएगी, हमारी मार्केट्स काफ़ी अच्छा करेंगी, दुनिया भर के मार्केट से भी अच्छा करने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो इसलिए आप इस जो अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, इसको गँवाइए ना। अब ये प्रेडिक्ट करना कि बिल्कुल बॉटम होगा, मैं वहाँ पे जाके बाय करूँगा, उस चक्कर में आप ये अपॉर्च्युनिटी छोड़ दोगे। तो बेस्ट है आप बाइंग करिए अगर आपको लग रहा है कि और खरीदारी के मौके भी आ सकते हैं, तो धीरे-धीरे करके बाइंग करिए। कुछ ज़रूरी नहीं कि आपने सारी खरीदारी एक दिन में करनी है खत्म। तो धीरे-धीरे करके हर फॉल पे आप खरीदारी करते रहिए और मेरे मुताबिक ये अगले 1 डेढ़ महीना बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्च्युनिटी है। और वहाँ से अगर आपका 3 से 5 साल का व्यू है, जो कि हम हमेशा बताते हैं कि इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा लंबा खेलना चाहिए। तो अगर आप लंबा उसको रख सकते हैं, कम से कम 1 साल नहीं तो प्रेफरेबली 3 से 5 साल, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि इस करेक्शन में अगर आप लेके रखते हैं, तो आपके दिग्गज शेयरों को, तो आपके बहुत अच्छे रिटर्न्स आएँगे क्योंकि यहाँ से जैसे मैंने बताया कि जब भी तेज़ी आएगी, तो बहुत अच्छी तेज़ी आएगी और हिंदुस्तान में ख़ास करके दुनिया भर से बेहतर तेज़ी आएगी। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी का आप पूरा फ़ायदा उठाएँ, दिग्गज काउंटर्स में लें और अच्छी बात ये है कि करेक्शन में जो अच्छे से अच्छे काउंटर हैं, वो भी आपको सस्ते दामों में ऑलरेडी मिल रहे हैं और सस्ते दामों में मिलेंगे। बिल्कुल, तो मैं इस पर आता हूँ आपके पास कि क्या करना चाहिए ऐसे समय में, कौन से डायरेक्शन में निवेशकों को देखना चाहिए, सेक्टर्स या स्टॉक्स जो भी आप कंफर्टेबल हों। उससे पहले मैं एक सवाल और पूछूंगा और वो ये कि क्योंकि ये जो चर्चा आज हम कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों को, निवेशकों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो गिरावट शुरू हुई है या पिछले कुछ समय से दिख रही हैं, उसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। आपके हिसाब से कौन-कौन से वो फैक्टर्स हैं जो भारत को, भारतीय इक्विटी मार्केट को दुनिया के दूसरे इक्विटी मार्केट से अलग करते हैं? क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि हमने पिछले कुछ समय में परफॉर्मेंस अच्छा दिया है और उम्मीद इस बात की भी है कि जब भी रिबाउंड आएगा तो हम फिर एक बार अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमें अलग करते हैं दुनिया से? उनमें बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिनकी ज़्यादातर अर्निंग डोमेस्टिक मार्केट से है, तो हमें ग्लोबल लिंकेज है, पर इतना ज़्यादा नहीं जितनी बाकी मार्केट्स का है। जैसे ताइवान है, ताइवान का ज़्यादातर जो अर्निंग है, वो सेमीकंडक्टर बिज़नेस से आता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से लिंक्ड है। सिमिलरली सिंगापुर का ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं, वो ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं, उनका भी पूरा ग्लोबल लिंकेज है। इसी तरह से अगर आप कंपेयर करें बाकी एशियाई बाकी बाज़ारों से, तो हमारा जो काफ़ी ज़्यादा लिंकेज डोमेस्टिक मार्केट से है। डोमेस्टिक हमारा कोविड के बाद जो हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो एक तरह से काफ़ी सराहनीय है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लूज़ फिस्कल पॉलिसी फॉलो नहीं की कोविड के टाइम पे। तो इसलिए हमारा कोई इतना चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हो या फिस्कल डेफिसिट हो, किसी में कोई ख़ास चिंता का विषय नहीं है। जो कि काफ़ी बाकी सारी इमर्जिंग मार्केट्स में से बहुत सारी इमर्जिंग मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पर कि
फिस्कल सिचुएशन काफ़ी खराब है। जो जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है, हमारी भी इन्फ्लेशन हाई है, बट इतनी हाई नहीं जितनी कि पहले हमने इतनी 6-7% इन्फ्लेशन बहुत बार देखी हुई है। कोई हमारे लिए कोई बहुत नई चीज़ नहीं है और बहुत अनयूजुअल चीज़ ऐसी नहीं है। पर यूएस में नॉर्मली इन्फ्लेशन 2% या 2% से भी कम रहती है। उनके लिए 7% इन्फ्लेशन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत हाई है। तो हमारी इन्फ्लेशन का भी कोई ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है हमारे दिस थिंग। तो हमारी इकोनॉमिक फैक्टर्स फेवरेबल हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फोकस है। तीसरा, डोमेस्टिक लिक्विडिटी बहुत है, जो कि शेयर मार्केट में आ रही है। तो वो एक बहुत अच्छा काउंटर है एफआई सेलिंग का। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे नीचे की तरफ बाइंग अच्छी आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड को आने नहीं देती। तो एक वो भी फैक्टर है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं और चौथा, एक तरह से हमारा जो क्रेडिट साइकिल है, ये वो काफ़ी सालों बाद रिवर्स हो रहा है। बैंक्स की जो बैलेंस शीट्स हैं काफ़ी क्लीन हो गई हैं, खास करके सरकारी बैंक्स की। दोबारा से जो क्रेडिट साइकिल पिकअप हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का साइकिल पिकअप हो रहा है, कैपिटल गुड्स का साइकिल पिकअप हो रहा है, वो एक बहुत फेवरेबल टेलविंड जिसे कहते हैं देता है, आगे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो ओवरऑल इकोनॉमी की बात हो, कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात हो, कॉर्पोरेट अर्निंग में जो ग्रोथ आगे दिख रही है उसकी बात हो, और सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल है, सीमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, इनमें जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अच्छी रिजल्ट्स आ रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स के आगे आने की उम्मीद है। इस सबको मद्देनजर रखते हुए मेरे मुताबिक यहाँ से हमारा डाउन साइड लिमिटेड होना चाहिए, और किसी वजह से लिक्विडिटी प्रेशर या सेंटिमेंट प्रेशर से ये डाउन साइड को ज़्यादा एग्जैजरेट भी हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे रहने नहीं वाला, और वो एक बहुत अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया, बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देगा। तो यहाँ से आपको मेरे मुताबिक पॉजिटिव नज़रिए रखना है, और खास करके जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स हैं, उन पर खास ध्यान रखना है, और जहाँ-जहाँ वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो रहा है, वहाँ पे आपको बाइंग ज़रूर करनी चाहिए। आखिरी सवाल और पूछूंगा आशीष आपसे। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि किस तरह से हम अलग स्टैंड आउट कर रहे हैं इस समय। डोमेस्टिक जो है कंजम्पशन भी हमारा हाई है, डोमेस्टिक कंपनियां जो कमाई कर रही हैं वो भी, उसके लिए भी हमारा भारत जितना बड़ा देश है उनको फ़ायदा मिल रहा है। अब अगर आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि कुछ समय शायद और ये गिरावट जारी रहे, यहाँ मौके तलाशने चाहिए, क्या आप कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे? कहाँ मौके तलाशने चाहिए? कौन से वो स्पेस है जो आपको लगता है कि अब वहाँ पर वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है? देखिए, मेरे मुताबिक तो पहले अगर स्टार्ट किया जाए तो आईटी एक सेक्टर है जो मैंने काफ़ी देर से अवॉइड करने के लिए बोला हुआ था, पर मेरे मुताबिक आईटी का काफ़ी अच्छा करेक्शन हो गया है। आईटी के भी जो दिग्गज काउंटर्स हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इनमें आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। भले ही जितना मर्ज़ी कमेंट्री खराब हो, बहुत सारी चिंता हो, एट्रिशन प्रॉब्लम्स हैं, मार्जिन प्रेशर है, पर काफ़ी हद तक वो फैक्टर्ड इन ऑलरेडी है प्राइस में, और इस लेवल पे आपको इन अ वे सब चीज़ 30-40% नीचे मिल रही है। तो आपको जो दिग्गज मिड कैप काउंटर्स हैं, प्लस फ्रंटलाइन काउंटर्स, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, और जो अच्छे दिग्गज मिड कैप्स हैं जैसे परसिस्टेंट सिस्टम्स, एल&टी, इन्फोटेक, ऐसी चीज़ों को आपको ज़रूर बाय करना चाहिए इस फॉल में। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स, अब इसमें मैं ये करूँगा कि जिस तरह से मारुति का परफॉर्मेंस है, जिस तरह से बाकी दिग्गज ऑटो कंपनीज़ का परफॉर्मेंस है, वो फॉल में कहीं न कहीं उन पे भी प्रेशर आएगा। तो जब भी वो टूटेंगे, उनका प्राइस करेक्शन होगा, उनमें आपको ज़रूर खरीदारी करनी है। सीमेंट एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी है कंस्ट्रक्शन में, जिस तरह से रिवाइवल आ रहा है। तो सीमेंट सेक्टर के दिग्गज काउंटर्स में अगेन अपॉर्चुनिटी है बाय करने का। इसके अलावा मैं समझूंगा कि जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है, वो बहुत सालों बाद वापस उसमें एक ग्रोथ का मोमेंटम आ रहा है। तो चाहे एल&टी हो या सीमेंस हो, इन सब में भी खरीदारी करने के अच्छे मौके ढूंढने चाहिए। आईटीसी एक ऐसा दिग्गज काउंटर है जो कि बहुत सालों के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ रहा है। तो वो भी किसी भी लेवल जगह अगर उसमें करेक्शन दिखती है, तो उसमें भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती है। तो इस तरह से काफ़ी काउंटर्स हैं। जैसे मैंने बताया कि आईटी एक सेक्टर है जो कि ग्लोबल फेसिंग है, पर उसमें करेक्शन बहुत अच्छा हो चुका है ऑलरेडी। और इसके अलावा जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स हैं, उनमें आपने फॉल पे ढूँढने हैं, जहाँ-जहाँ वैल्यूएशन में करेक्शन आती है, उनमें आप ज़रूर पकड़ें, और मेरे मुताबिक फ़ोकस उन्हीं सेक्टर्स, उन्हीं स्टॉक्स पे करें जहाँ पे लीवरेज ज़्यादा ना हो,
जो कि अगर पॉसिबली अगर कुछ हफ्ते या कुछ महीने तक हमारा भी थोड़ा प्रेशर रहता है लिक्विडिटी का, तो जो हाईली लीवरेज कंपनीज हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपको दिग्गज काउंटर्स दिखें जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ हो और या फ्रंट लाइन स्टेटस हो, इंडस्ट्री लीडरशिप स्टेटस हो, उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। और ज्यादातर सेक्टर्स मैं कहूँगा सिर्फ मेटल्स एक ऐसा सेक्टर है, मेटल्स और कमोडिटीज, जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि पता नहीं ग्लोबल हेडविंड्स कब तक लास्ट करें। बाकी इसको छोड़कर मेरे मुताबिक सभी सेक्टर्स में दिग्गज काउंटर्स में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो कमोडिटी से कुल मिलाकर फिलहाल दूरी रहनी चाहिए। बाकी दिग्गज जो काउंटर्स हैं, चाहे वो ऑटो से हो, सीमेंट से हो, कैपिटल गुड्स से हो, आईटी आपने नाम लिया क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है, उस सब पर फोकस किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आज समय निकालकर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाजार में जो गिरावट दिख रही है उससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और आपको आने वाले समय में अपनी दिवाली की शॉपिंग जो है उसको अगर आप बाहर नहीं कर पा रहे हैं तो आप नए स्टॉक खरीद के कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और खबरों का रुख करेंगे। टाटा ग्रुप की सभी मेटल कंपनियां अब एक छत के नीचे आ जाएंगी। टाटा मेटालिक्स, टाटा स्टील, लॉन्ग टिन प्लेट का टाटा स्टील में मर्जर होगा। इससे क्या फायदा होगा, इस खबर को विस्तार से समझा रहे हैं मेरे सहयोगी सौमित सरकार। अगर आप देखते हैं तो 7 कंपनीज मर्ज होने वाली है टाटा स्टील के साथ। 4 लिस्टेड कंपनीज है, टाटा मेटालिक्स, टाटा स्टील, लॉन्ग, टिन प्लेट, टीआरएफ, और 3 अनलिस्टेड कंपनीज है जो कि लगभग होली ओन सब्सिडरीज ही है टाटा स्टील की इस वक्त। तो अगर हम शेयर स्वैप रेशियो देखेंगे तो टाटा मेटालिक्स में अगर हम देखें तो 79 शेयर्स देंगे टाटा स्टील के एवरी 10 शेयर्स के लिए। और जो ये शेयर स्वैप रेशियो था वो थोड़ा प्रीमियम पे था टाटा मेटालिक्स के लिए कल के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो। टाटा स्टील लॉन्ग के लिए जो रेशियो था वो 67 शेयर्स था टाटा स्टील का फॉर 10 शेयर्स ऑफ टाटा स्टील लॉन्ग, और जो वैल्यूएशंस था वो टाटा स्टील लॉन्ग को करीब 4.5% के डिस्काउंट पे कंसिडर कर रहा था। टाटा टिन प्लेट की अगर हम बात करें तो उसमें जो रेशियो था वो 33 शेयर्स था 10 शेयर्स के लिए, और वैल्यूएशंस लगभग एट पार थे कल के क्लोजिंग के सामने। और अगर टीआरएफ की बात करें तो इस केस में 17 शेयर्स मिल रहे थे टाटा स्टील के फॉर एवरी 10 शेयर्स ऑफ टीआरएफ। बट चूंकि टीआरएफ बहुत एक छोटी कंपनी है और उसके शेयर प्राइस में एक 5% का अपर सर्किट वाला मूव हमें काफ़ी दिनों से दिख रहा था, तो वैल्यूएशंस अगर हम देखें तो 53% डिस्काउंट पे है टीआरएफ के लिए, बट ये काफ़ी छोटी कंपनी है। अब अगर हम देखें तो ये जो मर्जर एक्सरसाइज कर रहा है कंपनी, वो सिनर्जीज को रियलाइज़ करने के लिए और ग्रुप होल्डिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहा है। पहले भी ग्रुप के चेयरमैन ने हमें इसके बारे में इंडिकेशन दिया था। और अगर हम कंज्यूमर साइड पे भी देखते हैं तो टाटा कंज्यूमर और टाटा कॉफ़ी में भी ऐसा ही एक अनाउंसमेंट आया था। अब एनालिस्ट की अगर हम बात करें तो हमने फिलिप कैपिटल के एनालिस्ट से जो समझा है वो ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ज़्यादा कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा इस मर्जर का, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा स्ट्रक्चर का। और उन्होंने एक चीज़ पॉइंट आउट की, वो ये थी कि टाटा लॉन्ग की जो बैलेंस शीट पे एक स्ट्रेस देखने को मिल रहा था NINL के एक्विजिशन के बाद, वो अब थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि वो टाटा स्टील के साथ मर्ज होने वाला है। तो एक पॉजिटिव थोड़ा सा टाटा स्टील लॉन्ग कंपनी के लिए एनालिस्ट ने मेंशन किया था। और इस फैसले पर कंपनी के ईडी और सीएफओ कौशिक चैटर्जी का कहना है कि इससे स्ट्रक्चर आसान बनेगा और ये मर्जर सभी के हित में होगा। हम जब भूषण एक्विजिशन किए थे उनकी इंटीग्रेशन के बाद उसकी भी मर्जर किए थे और वो काफी बड़ा और कॉम्प्लेक्स मर्जर था, टाइम भी लगा था उस टाइम, लेकिन उसके बाद ये जो हमारी सब्सिडियरी कंपनी है जो कि हमारा बैलेंस शीट में एनीवे कंसोलिडेटेड होते हैं, लेकिन ईच ऑफ दिस बिजनेस सभी बिजनेस में स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल काफी हाई है। और दूसरी बात यह है कि ये मर्जर सब्सिडियरी के मर्जर पूरी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करते हैं, सिनर्जीज लेने के लिए सुविधा होता है और शार्पर स्ट्रेटेजिक फोकस होता है ये ईच ऑफ दिस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए और वैल्यू क्रिएट करने के लिए। सो आप अगर डक्टाइल आयरन पाइप देखिए या टेम्पलेट पैकेजिंग बिजनेस हो या लॉन्ग प्रोडक्ट्स बिजनेस हो, तो सारे बिजनेसेस हमारे कोर बिजनेस के एडजेसेंट बिजनेसेस है और कोर बिजनेस के पार्ट है, तो इसीलिए ये मर्जर बहुत ही नेचुरल था करने के लिए।
ये मर्जर तो अपनी प्रोसेस में, ड्यू प्रोसेस में जाएंगे, उसके जैसे ड्यू प्रोसेस है, सेबी द्वारा लीड आउट प्रोसेस है, एनसीएलटी के थ्रू से जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब ये हमारी कंपनी के अंदर आ जाएंगे ये बिजनेसेस, उसके बाद काफी सारा सिनर्जीज होते हैं, जैसे कॉस्ट सिनर्जीज होता है, प्रोक्योरमेंट सिनर्जीज होता है, फाइनेंसिंग सिनर्जीज होता है, स्ट्रेटेजिक सिनर्जीज होता है, ग्रोथ सिनर्जीज होता है, मार्केट सिनर्जीज होता है। तो काफी ये एक अपने कंपनी के अंदर एक लीगल एंटिटी जब आ जाते हैं तो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, कमर्शियल फ्लेक्सिबिलिटी टू ड्राइव दोज बिजनेस बिकम्स शार्पर, मोर फोकस्ड, और वो हम करना चाहते हैं। और ये पूरी स्ट्रक्चर भी सिंपल हो जाता है, बिकॉज बाहर के जो शेयर होल्डर्स हैं, इनकी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, वो एक बड़ा ग्रोथ इंजन के हिस्सा होने की एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ये सभी के लिए मेरे ख्याल से एक विन विन अपॉर्चुनिटी है, और हम लोग वैसे ही देखते हैं। और हम बिटवीन सिनर्जीज एंड स्ट्रेटेजी एंड सिंप्लीफिकेशन, वी वांट टू ड्राइव ऑल दीज बिजनेसेस इन द फ्यूचर। रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी आज भी जारी रही। आज रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 80 के स्तर को पार कर गया और आखिर में 13 पैसे की कमजोरी के साथ 80 रुपये 99 पैसे पर बंद हुआ। क्यों दिख रही है रुपए में इतनी गिरावट और आने वाले दिनों में क्या संकेत मिल रहे हैं, बता रहे हैं मेरे सहयोगी विश्व मोहन। देखिए, ज़्यादातर जानकारों को लग रहा है कि ये रुपए की गिरावट और कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है, फेड का रुख काफ़ी सख्त है और दुनिया की बाकी करेंसी भी गिर रही है। ऐसे में लग नहीं रहा है कि रुपए की गिरावट कम होगी। और एक बड़ी चिंता ये है, जो FIIs की जो बाइंग चल रही थी पिछले 3 महीने से, वो बाइंग भी अब रिवर्स होती दिख रही है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड लगातार वहाँ बढ़ रहा है डॉलर में मजबूती की वजह से और ब्याज दरें बढ़ने की वजह से। तो वहाँ पर लोग पैसे लगा रहे हैं, तो यहाँ से निकाल के अब FIIs के पैसे US में वापस जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चिंता है। और RBI जब अगले हफ्ते जब MPC की बैठक होगी तो सबसे बड़ी चुनौती होगी लिक्विडिटी को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में जो फिलहाल जो लिक्विडिटी की स्थिति है वो डेफिसिट में चल रही है। ऐसे में RBI के पास चुनौती होगा गिरते रुपए को बचाना और फिर ब्याज दरें कैसे बढ़ाए, क्योंकि एक रेट भी डिफरेंस हो गया है। जो फेड ने जैसे इस साल 3% ब्याज दरें बढ़ाई और RBI की तरफ से 1.4% ब्याज दरें बढ़ी है, तो एक रेट डिफरेंशियल की वजह से भी डॉलर ज़्यादा मजबूत हो रहा है। तो इन तमाम चुनौतियों से जूझना पड़ेगा RBI को। RBI किस तरह से बैलेंस व्यू बना के लिक्विडिटी भी सिस्टम में बनाए रखेगा और रुपए की कमजोरी पर भी लगाम लगे, तो एक बड़ी चुनौती है RBI के पास रुपए की कमजोरी को रोकने के लिए। बहुत शुक्रिया विश्व मोहन इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। त्योहारों के मौके पर दिग्गज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन इंडिया ने आज से अपनी मेगा सेल ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2022 शुरू कर दी है। ये सेल 30 दिन तक चलेगी। इस सेल में करीब 11 लाख सेलर्स हिस्सा ले रहे हैं और कंज्यूमर्स के लिए कई शानदार ऑफर पेश कर रहे हैं। इस ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में पहले दिन ग्राहकों का रिस्पांस कैसा रहा और कंपनी का मैनेजमेंट का क्या कहना है, इस पर ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेजॉन इंडिया के इंडिया कंज्यूमर बिजनेस के कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट मनीष तिवारी। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश पर। अब तक आपके जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है उसको कंज्यूमर्स का किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है और क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार आपकी त्योहारी सीजन में? तो जो सेल है हमारे करीब 30 दिन का है। अभी तो पहले 24 घंटे ही ख़त्म हुए हैं और ये 24 घंटे प्राइम कस्टमर्स पे फोकस था। और हमने जो भी हमारे सेलर्स ने तैयारी की थी, पहले 24 घंटे का अगर मैं रिस्पांस देखूं तो ये हमारे एक्सपेक्टेशन से कहीं आगे है। हमें काफ़ी खुशी है जिस तरह का रिस्पांस कंज्यूमर्स ने दिया है एंड स्पेशली जो हमारे सेलर्स हैं जिन्होंने बहुत तैयारी की थी सेल के लिए। पहले 24 घंटों में जो उनको जो सेल मिल रहा है उससे वी आर वेरी वेरी हैप्पी विद दैट। जी, ये बताइए कि सेंटिमेंट कैसा है, क्योंकि धीरे धीरे अब जब लोग बाहर निकलने लगे हैं शायद फिजिकल स्टोर्स में जाना पसंद कर रहे हो, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपको डिमांड का ट्रेंड कैसा दिख रहा है? तो हम करीब आपको जैसे मालूम होगा हमारे पास करीब 11 लाख सेलर है, 2 लाख छोटे दुकान है और ये मिलके करीब 12 करोड़ यूनिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो आपको ग्राहकों को मैं यही कहूँगा कि आपको फैशन हो या होम और किचन के सामान हो या घर के फर्निशिंग हो, फोन्स हो, लैपटॉप्स हो,
बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स हैं। पहले और करीब करीब 2000 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं अक्रॉस कैटेगरीज। पहले 24 घंटे में जो रिस्पांस मिला है वो थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स पे है और फैशन पे है, और ये हर साल ऐसे ही होता है। और फिर हम देखेंगे ग्राहक बाकी कैटेगरीज में भी खरीदना शुरू करते हैं। तो मैं आपको ग्राहकों को यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छे ऑफर्स हैं, अक्रॉस कैटेगरीज हैं, एंड पहले 24 घंटे से हमें काफ़ी खुशी है जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है। इलेक्ट्रॉनिक का ही सवाल मेरे मन में अभी अगला भी था मनीष जी। आमतौर पर हम देखते हैं कि इस तरह की जो सेल्स होती हैं उसमें स्मार्टफोन हुए या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इनकी तरफ ज़्यादा रुझान रहता है खरीदारों का। करीब 50 से 60% सेल इन्हीं चीज़ों की होती है। इस बार आपको लगता है कि इसी तरह की ग्रोथ दिखेगी इसमें? तो हमारा जो पूरा फोकस होता है, जैसा कि मैंने कहा आपसे, हमारे लिए ये सेल सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सेलर्स हैं, हमारे 11 लाख सेलर्स, उनको सेल मिले। और वो अक्रॉस कैटेगरीज बेचते हैं मैम, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि केवल फ़ोन बेचते हैं, केवल होम एंड किचन बेचते हैं। तो पहले 24 घंटे के रिस्पॉन्स से मुझे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि इस साल का सेल बहुत अच्छा होगा और अक्रॉस कैटेगरीज होगा। ये नहीं कि केवल फ़ोन पे होगा या केवल फैशन पे होगा, अक्रॉस कैटेगरी, ग्रोसरी पे होगा, सीपीजी गुड्स पे होगा, होम एंड किचन पे होगा। तो हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि सेल बहुत ही अच्छा होगा, अक्रॉस कैटेगरीज होगा। एक आखिरी सवाल और पूछूंगा मनीष जी, पिछले कुछ सालों के मुकाबले अगर इस बार की सेल की बात करें तो इसमें किस तरह का पैटर्न आपको खरीदारी में दिख रहा है? क्या कोई बदलाव है पिछली बार के मुकाबले? हम हर सेल के पहले एक कंज्यूमर सेंटीमेंट स्टडी करते हैं, जिससे हमारे सेलर्स को भी फायदा होता है, किस तरह का सामान लाए, कितना क्वांटिटी लाए। कंज्यूमर सेंटीमेंट में काफ़ी साफ साफ ग्राहक बता रहे थे कि ये पैंडेमिक के कारण 2 साल से वो बाहर नहीं गए हैं, रिश्तेदार से नहीं मिल सके हैं। तो इस जो पूरा महीना है, दशहरा से लेके धनतेरस तक, सब लोग बाहर जाके अपने फैमिली से, अपने दोस्त से मिलने का सोच रहे हैं, और इसीलिए काफ़ी लोग इस सीज़न के लिए काफ़ी एंथुजियास्टिक है। पहले 24 घंटे में अगर आप देखिए क्या हुआ है, तो ये एंथुजियाज्म सेल में दिख रहा है। पिछले साल से कहीं बेटर और बेहतर है इन टर्म्स ऑफ कितने लोग खरीद रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अमेज़ॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2022 सेल शुरू हो गई है और उसका रिस्पांस भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है शुरुआत से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए ड्राफ्ट बिल 2022 को जारी कर दिया है। इसमें टेलीकॉम इंफ्रा और स्पेक्ट्रम एलोकेशन पर फोकस है और साथ ही OTT सर्विस को टेलीकॉम सेक्टर के दायरे में लाने की भी बात कही गई है। ड्राफ्ट बिल में और किन किन बातों पर फोकस किया गया है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी दानिश आनंद। देखिए, सरकार ने ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल 2022 को रिलीज करा है और इस बिल के जरिए सरकार 3 पुराने लॉज को बदलकर एक नए एक्ट में कन्वर्ट करना चाहती है। तो ये ड्राफ्ट को ऐसे बनाया गया है कि ताकि जारी स्टेक होल्डर जितने भी हैं उनके लिए एक विन विन सिचुएशन हो। जहां तक यूजर्स की बात आती है, उनके लिए KYC नॉर्म्स को ट्वीक किया गया है और इन नॉर्म्स को ट्वीक होने से सरकार का एक यही मोटिव है कि अगर किसी व्यक्ति को एक अननोन नंबर से कॉल या मैसेज आता है तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि उनसे कौन संपर्क करना चाहता है। और जहां तक इंडस्ट्री की बात आती है, इंडस्ट्री के लिए काफी लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क को सरकार ने ट्वीक करा है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सरकार इन पूरी इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा सरकार ने इस ड्राफ्ट बिल में जो चेंजेस लेकर आए हैं उसके मुताबिक जो OTT सर्विस है वो भी टेलीकॉम इंडस्ट्री के एम्बिट में आना बहुत लाइकली है। इसके अलावा अगर हम इसका टाइमलाइन देखें तो सरकार का क्लियरली कहना है कि आने वाले 6 से 10 महीने में इस बिल को एक्ट में कन्वर्ट करने का पूरा प्रयास रहेगा। और सरकार का ये भी कहना है कि इस समय वो बिल्कुल एक जल्दी में नहीं है, वो हर किसी स्टेक होल्डर का इनपुट लेंगे और जिस तरह का उनको फीडबैक मिलेगा उसके बाद इस बिल को एक प्रॉपर एक्ट में बदला जाएगा। लेकिन ऑल ओवर अगर हम देखें तो सरकार ने ड्राफ्ट बिल टेलीकॉम बिल 2022 को बाहर निकाला है और इसको जल्द से जल्द सरकार चाहती है कि ये एक एक्ट बन जाए। और जब ये एक एक्ट बन जाएगा उसके बाद जितने भी इंडियन यूजर्स का जो एक्सपीरियंस है टेलीकॉम सर्विसेज का यूज करने का, चाहे वो मोबाइल सर्विसेज हो चाहे वो इंटरनेट सर्विसेज हो, उसमें हम एक सेफ और एक सिक्योर एनवायरनमेंट की उम्मीद रख सकते हैं। वित्त मंत्रालय नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन के प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए राज्यों के साथ बैठक करने वाला है। इस पर ज्यादा डिटेल दे रही हैं मेरी सहयोगी मेघना मित्तल।
जी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की हम जानते हैं FY26 तक जो टारगेट बनाया है गवर्नमेंट ने 111 लाख करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स का, वो अब हमें सूत्र बता रहे हैं कि थोड़ा पीछे चल रहा है, क्योंकि पैंडेमिक आया, काफ़ी डिस्ट्रप्शंस आए हैं, लेबर शॉर्टेजेस हुए हैं, जिसकी वजह से पाया गया है कि स्टेट्स थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स में। तो इसलिए अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि हर एक स्टेट के साथ वो इंडिविजुअली मीटिंग्स करेंगे, एक सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स करेंगे। जनवरी तक वो होप कर रहे हैं कि ये जो सारे सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। अब सितंबर 30 को एक मीटिंग है 4 जो मेजर नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनके साथ, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहाँ पे एक पूरा रिव्यू लिया जाएगा कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका, और स्टेट्स को ये भी बोला जाएगा कि जो बेसिकली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए और कैसे ये पाइपलाइन पूरी कंप्लीट की जाए। ये भी बोला जाएगा, ये भी रिव्यू लिया जाएगा स्टेट्स का कि केपेक्स एक्सपेंडिचर वो कहाँ तक कर पाए हैं इस साल का, और जो ₹1 लाख करोड़ का जो इंटरेस्ट फ्री लोन अनाउंस किया गया था इस बजट में, उसके भी क्या स्टेट्स की तरफ से रिक्वायरमेंट है, उस पर भी पूरी चर्चा होगी। पर जो अब ये जो सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हैं बेसिकली इसलिए रखी जा रही है कि जो NIP पाइपलाइन है वो उसमें कोई शॉर्टफॉल ना आए। जनवरी तक ये पूरा मीटिंग कंप्लीट हो जाएंगी, तो देखना रहेगा कि NIP पाइपलाइन FY26 तक गवर्नमेंट क्या मीट कर पाती है या नहीं। एक्सिस बैंक जल्द बॉन्ड के जरिए 4,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। बैंक बोर्ड अगले हफ्ते फंड जुटाने के विकल्पों पर विचार कर सकता है। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, प्राइवेट लेंडर एक्सिस बैंक बॉन्ड मार्केट के जरिए 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना बना रहा है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बैंक 81 बॉन्ड्स या इंफ्रा बॉन्ड के जरिए पैसे जुटा सकता है, और इस पर जो अंतिम निर्णय है वो बोर्ड अगले हफ्ते तक ले सकता है। बैंक ने इसके लिए कई सारे पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट से बात भी की है और टटोलने की कोशिश की है कि किस तरीके कितने रेट पे वो पैसा उगा पाएंगे। बैंक का यही मानना है कि करीब 7.5% के आसपास वो ये पूंजी जुटा सकते हैं। अगर हम ये फंड रेजिंग की बात करें तो एक्सिस बैंक के लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि उनका जो सिटी बैंक डील का अनाउंसमेंट है उसके बाद वो 1.5 साल में, अगले 1 साल में, 1 से 1.5 साल में वो कंप्लीट होनी है, और उसके लिए बैंक ने बोला था कि वो तय समय पर पूंजी जुटाएंगे। हालांकि ये देखना होगा कि ये जो पूंजी जुटाई जा रही है उसका इस्तेमाल बैंक किस तरीके से करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे बैंकों ने पूंजी जुटाकर अपना जो कैपिटल ऑगमेंटेशन है उसको मजबूत किया है, लेकिन यहाँ पर एक्सिस बैंक की स्थिति थोड़ी मजबूत ही है, क्योंकि अगर आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो जून तिमाही तक एक्सिस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 17.83% था, तो उसकी प्रॉफिट को मिलाकर। तो इंटरेस्टिंग थिंग यही रहेगी कि बैंक इस पूंजी को अगर जुटाता है तो उसका इस्तेमाल कैसे करता है। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली कौन करेगा, इसका फैसला हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाज़त दे दी है। हाईकोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद शिवसेना ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। परमिशन देने के बेसिस ये रहे हैं कि राइट फ्रॉम 1966 टू 2015 एंड आफ्टर 2016 GR ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, नॉट इवन वंस it went to someone else. It was only with Shiv Sena, it remained with Shiv Sena, and in time to come it will remain with Shiv Sena, led by Uddhav Thackeray. माननीय उच्च न्यायालय का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम सबके मन में विश्वास था कि न्यायालय में भले समय लग जाएगा लेकिन हमें न्याय जरूर मिलेगा, और आज वही हुआ। शिवसेना की जो पारंपरिक दशहरा रैली है वो शिवाजी पार्क में ही होगी, ऐसी हमारी सबकी मांग थी, और आज उच्च न्यायालय ने उस मांग को मान लिया है और हमें परमिशन दे दी है। विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब मिला है। जो लोग हमारा विरोध करते हैं, हमारी परंपरा का, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा का विरोध करते हैं, आज उन सबको करारा जवाब मिला है।
और आने वाले समय में न्यायालय देवता पर हमें पूर्ण विश्वास है। हम हर वो लड़ाई जीतेंगे जो हम न्याय के साथ लड़ रहे हैं, सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं। और हमारे विरोधी कान खोल के सुन लें कि वो झूठ को लेकर साथ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिन तक वो लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे हमसे, और वो हारेंगे। जैसे आज हारे हैं, भविष्य में भी हारेंगे। कोर्ट से फैसले पर शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता खुश हैं, लेकिन शिंदे गुट हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है, उद्धव गुट के लिए क्या शर्तें बताई गई हैं, बता रही हैं मेरी सहयोगी श्वेता वर्मा। उद्धव ठाकरे शिवसेना को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें हरी झंडी मिल चुकी है और अब वह दशहरा रैली शिवाजी पार्क में आयोजित कर सकते हैं। ये बड़ी जीत हासिल हुई है शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की गुट है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से लीगल रास्तों का चयन किया था, उन्होंने कानूनी तौर पर याचिका दायर करके इस बात की अर्जी लगाई थी कि उन्हें यह जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि 1966 से अब तक वो हमेशा ही शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करते आए हैं। और तकरीबन 5 घंटे चली इस पूरी कोर्ट हियरिंग में 3 रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने अपनी अपनी दर की बात रखी। सबसे पहले अगर हम एडवोकेट चिनॉय की बात करें जो उद्धव ठाकरे कैंप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसके बाद बीएमसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिलिंद साठे एडवोकेट नजर आए कोर्ट में, और उसके साथ ही अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे कैंप यानी सदा सरवणकर की तरफ से यहाँ पर जानक द्वारकादास नजर आए थे। आपको बता दें इन तीनों ने अपनी अपनी बातें जज के समक्ष रखी और इसके बाद 5 घंटों बाद जज ने फैसला सुनाया, ये कहते हुए कि सबसे पहले ये पिटीशन खारिज किया था सदा सरवणकर का, उसके बाद बीएमसी को भी एक तरीके से फटकार लगाई कि मिस यूज ऑफ पावर हुआ है, क्योंकि उन्होंने दोनों ही एप्लीकेंट्स में से किसी को ये इजाजत नहीं दी थी कि वो शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करे। और आखिर में अपना ऑर्डर सुनाते समय हाईकोर्ट ने यह बताया कि उद्धव ठाकरे कैंप जिन्होंने यह याचिका दायर की है वो आगे बढ़कर आयोजित कर सकती है शिवाजी पार्क में अपनी पूरी रैली, जिस तरीके से वो 1966 से करती आ रही है। और यह बड़ी जीत हासिल हुई है शिवसेना उद्धव ठाकरे की गुट को। कैमरामैन निसार के साथ श्वेता वर्मा, ईटी स्वदेश। और बात करते हैं दुर्गा पूजा के सेलिब्रेशन की। कोलकाता अपने दुर्गा पूजा पंडाल डेकोरेशन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस बार भी वहां कई थीम में पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है वेटिकन सिटी की थीम पर बना पंडाल। श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब ने यह पंडाल बनाया है। पिछले साल इसी क्लब ने दुबई के बुर्ज खलीफा थीम पर पंडाल बनाया था। आयोजकों का कहना है कि इस साल क्लब को 50 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर क्लब ने वेटिकन सिटी को अपना स्पेशल थीम बनाया है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज लॉन्च किया है। इस चैलेंज का मकसद मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स को मान्यता दिलाना, रिवॉर्ड और सपोर्ट कराना है। ये ग्लोबल चैलेंज दुनिया भर की कंपनियों ने अपने सॉल्यूशंस पूरी दुनिया के सामने रखने और मजबूत नेटवर्क बनाने में एंटरप्रेन्योर्स की सहायता करने के लिए बनाया है। इस ग्लोबल चैलेंज के लिए विजेताओं को $1 लाख का नकद इनाम दिया जाने की बात कही गई है। विजेताओं को उद्योग जगत के दिग्गजों से चर्चा करने का मौका भी मिलेगा। वो ग्लोबल मीट के दौरान अपने सॉल्यूशंस सामने रख पाएंगे। इस दौरान वो अपने अनुभवी मेंटोर से मेंटरिंग सेशन भी ले सकेंगे और उनसे टिप्स हासिल कर सकेंगे। इस ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज में हिस्सा बनने के लिए आप 25 सितंबर तक एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो अगर आप ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज में हिस्सा लेना चाहते हैं तो देर न करें, तुरंत अप्लाई करें। और अब चलते चलते देखिए बात आरबीआई के उस फैसले की जिसने बैंकों के साथ साथ रिकवरी एजेंट्स की नींद उड़ा दी है। पेश है इसी पर हमारा आज का स्वदेश विशेष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश विशेष पे। आपने विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी ये नाम तो सुने होंगे और जब भी इन लोगों का नाम आता है तो ये सवाल उठता है कि ये लोग
बैंकों का हजारों हजार करोड़ रुपए डकार गए, मगर मजाल है कि कोई इनका कुछ बिगाड़ पाया हो। न तो सरकार और न ही बैंक और न ही कोई और। लेकिन अगर आप एक आम आदमी हैं और 1000 रुपए का भी अगर आपने बैंक से लोन लिया है, तो इस 1000 रुपए की वसूली के लिए एजेंसियां किसी भी हद तक जा सकती है। यहाँ तक एजेंसियों ने आम आदमी से रिकवरी के लिए वसूली गैंग तक रखे हुए हैं, जो आपसे कर्ज के पैसे निकालने के लिए आपकी जान तक ले सकते हैं। जी हाँ, ऐसे कई मामले रोजाना आते रहते हैं। वसूली गैंग वालों ने तो छोटे मोटे लोन लेने वाले लोगों की नाक में दम कर रखा है, जिसको लेकर अब आरबीआई थोड़ा सख्त हुआ है। लेकिन लगता नहीं कि आरबीआई की सख्ती का ज्यादा असर होगा। आज इन्हीं वसूली भाइयों की गुंडागर्दी को लेकर करेंगे चर्चा और जानेंगे बैंकों और लोन कंपनियों के भी पहलू कि आखिर में क्यों वो वसूली गैंग के चक्कर में रहते हैं। लेकिन पहले आपको बता दें कुछ केस स्टडी, ताकि आप ये समझ सकें कि ये वसूली गैंग किस हद तक जा रहे हैं। पहला केस आपके सामने पेश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जो कि हाल ही में हुआ था, जिसमें हमने देखा कि झारखंड के हजारीबाग में एक रिकवरी एजेंट ने गर्भवती महिला को ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो ये ताज़ा मामला और काफ़ी जो है खतरनाक भी। इसके अलावा दूसरा मामला आपके सामने पेश करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। हमने देखा मुंबई के मलाड में एक रिकवरी एजेंट से परेशान होकर एक शख्स ने आत्महत्या कर दी। उस शख्स को इतना परेशान किया रिकवरी एजेंट ने कि आखिरकार उन्होंने जो है अपना जीवन त्याग दिया, आत्महत्या कर ली। इसके अलावा तीसरा केस आपके सामने पेश करते हैं। यहाँ पर हमने देखा आंध्र प्रदेश के नंदीगामा में ये हुआ था। रिकवरी एजेंट से परेशान 18 वर्षीय छात्रा ने खुदकुशी कर ली। पिता को रिकवरी एजेंट लगातार प्रताड़ित कर रहे थे और पिता ने क्या किया था कि क्रेडिट कार्ड से करीब 3.5 लाख का लोन लिया था। तो ये छोटे लोन भी थे, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी, लेकिन फिर भी इन रिकवरी एजेंट्स ने काफ़ी परेशानी क्रिएट की और लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। ऐसे कुछ मामले हमने आपके सामने रखे हैं, जिनके कारण आरबीआई को भी अब हरकत में आना पड़ा है और आरबीआई ने लोन रिकवरी पर M&M फाइनेंशियल जो है सर्विसेज, वो जो कंपनी है, उसको निर्देश दिए हैं कि अब वो आउटसोर्सिंग के जरिए लोन रिकवरी न करे। मेरे साथ सबसे पहले मैं शामिल करूंगा मेरे सहयोगी अंकुर को। अंकुर मेरे साथ आज शामिल हैं इस चर्चा में और आप सबको समझाएंगे कि आखिर स्थिति क्या बन रही है। अंकुर, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूँगा, अभी जो ताज़ा मामला आया है M&M फाइनेंशियल पर आरबीआई ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, क्या मामला है और क्या कहा है आरबीआई ने? जी हाँ, जैसा कि आपने बताया, जो महिला को कुचल कर एक ट्रैक्टर चला गया था और आरोप ये है कि वो M&M फाइनेंशियल के आउटसोर्स किया हुआ रिकवरी एजेंट था और वहाँ पर कुछ लाख रुपए बकाया थे। इस वजह से उन्होंने जो गिरवी किया रखा हुआ ट्रैक्टर था उसको वापस लेके, जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उसको इसके बावजूद कि महिला वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि रिक्वेस्ट कर रही थी कि हम पैसे देने को तैयार हैं, उसके बावजूद भी ऐसा हादसा हुआ। अब यहाँ पर रेगुलेटर ने संज्ञान लिया, उसके पास जो सेक्शन 45 में पावर्स है, उन्होंने देखा कि जो लोन्स एंड एडवांसेस का सर्कुलर होता है, वहाँ पे क्लॉज होता है कि अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो हो रही हैं तो वो एक्शन ले सकता है। तो यहाँ पर रेगुलेटर ने बोला है टिल फर्दर ऑर्डर्स जो आउटसोर्सिंग एक्टिविटी है M&M फाइनेंशियल की, वो बंद कर दी जानी चाहिए, लेकिन एनबीएफसी अपने जरिए जो भी रिकवरी है वो जारी रख सकती है। करेक्ट, तो यानी कंपनी खुद अपने लोगों को भेज सकती है, लेकिन जो आउटसोर्सिंग, जो रिकवरी एजेंट्स को भर्ती किया जाता है, वो काम इन्होंने बंद कर दिया है। उसके बाद कंपनी की तरफ से भी सफाई आई है। M&M फाइनेंशियल ने कहा है कि बहुत सारे जो हैं करीब 3 से 4 हज़ार तक के जो उन्हें रिकवर करने हैं ट्रैक्टर्स, वो जो है बंद कर देंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो थर्ड पार्टी रिकवरी होती है वो नहीं होगी। तो ये बयान कंपनी की तरफ से आया है, वो आरबीआई के इस रूल को फॉलो करने को तैयार हैं। लेकिन ये स्थिति आगे कितनी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, कंपनियां आखिर ये रास्ता क्यों अपना रही हैं और आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? लोगों की जान जा रही है, ये मुश्किल है, कैसे इस पर पार पाया जाए? मेरे साथ आज 2 खास मेहमान भी शामिल हो रहे हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक के फॉर्मर CMD RV वर्मा जी मेरे साथ हैं और साथ ही साथ FIDC के डायरेक्टर रमन अग्रवाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। वर्मा साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आखिर ये जो स्थिति बन रही है, पहली बात तो ये, जैसा अभी अंकुर भी बता रहे थे कि जो पहला आरबीआई की तरफ से M&M फाइनेंशियल की तरफ जो नोटिस आया है टिल फर्दर ऑर्डर्स, क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि आरबीआई अभी कुछ और कदम उठा सकता है, अभी भी जो है जांच पूरी होनी बाकी है?
एक तो ये जो हादसा हुआ बहुत ही दुखद है, इसमें कोई शक नहीं। एंड और सभी लोग को ये बहुत ही थोड़ा शॉकिंग सा न्यूज़ तो है। और माय हार्ट गोज़ आउट टू द फैमिली। ये जो आरबीआई ने स्टेप उठाया है, हमारे ख्याल से बहुत दिनों से ये कई बातें चल रही थी, लेकिन स्थिति में सुधार भी आ रही थी। अगर सिस्टम के लेवल पे हम देखें, सारे सेक्टर के लेवल पे, तो आरबीआई की जो दिशा निर्देश वो कर रहे थे, जो गाइडलाइंस इशू किया उन्होंने, जो कई तरह के सर्कुलर्स इशू किए हैं, उससे एक इकोसिस्टम में काफी सुधार हो रहा था और अभी भी वो सुधार जारी है। बेशक कुछ ऐसी वारदात और ऐसी घटनाएं इन्हें गिने हो जाती हैं, जिसमें कि बहुत ही संगीन स्टेप लेना पड़ जाता है रेगुलेटर को। तो हमारे ख्याल से ये एक अभी इंटरिम एक तरह से इंस्ट्रक्शन है और इसमें आरबीआई हमारे ख्याल से रेगुलेटर ये देखेगी कि इंस्टीट्यूशन जो संस्था है एमएनएम इस केस में वो उनका कैसी प्रोसेसेस कैसी हैं, उनकी कंट्रोल कैसी हैं आउटसोर्स्ड थर्ड पार्टी रिकवरी के लिए, और पूरी तरह से उनकी जो एक हो सकता है कि इंस्पेक्शन करके इस विचार पे पहुंचे कि अभी इनकी स्थिति कैसी है और इनकी जो ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग और कंट्रोल है, जो नो योर कस्टमर के अलावा नो योर एजेंट, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नो योर सेल्स एजेंट एज वेल एज रिकवरी एजेंट, तो वो कैसे उनकी बहाली होती है, किस तरह से उन पर ये प्रभाव जारी रखते हैं, किस तरह की कंट्रोल और नियंत्रण उन पे रखते हैं, वो सारी चीजें देख करके तो हमारे ख्याल से रेगुलेटर एक और नतीजे पे पहुंचेगी। और एमएनएम ने बहुत सही किया है कि अभी इमीडिएटली उनको करना ही था, लेकिन उन्होंने अभी इमीडिएटली जो जितने आउटसोर्स्ड रिकवरी एक्टिविटी है उनको रोक दिया है और अपने जो स्टाफ हैं उनके जरिए वो रिकवरी करेंगे। तो रेगुलेटर के भी आगे की कार्रवाई हमारे ख्याल से वो इंस्पेक्शन और थोड़ी विस्तृत जानकारी हो जाएगी और उसके ऊपर ही करेंगे। लेकिन एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से जो फेयर प्रैक्टिसेस कोड हैं, जो नो योर एजेंट्स, उस पे जिस तरह की आरबीआई के रेगुलेशंस हुए हैं और आरबीआई ने सर्कुलर जारी किए हैं, उसका एक अच्छा प्रभाव हुआ है इंडस्ट्री वाइड। सभी अगर हम लेंडर्स वर्मा को जी, देखें, चूंकि आप खुद रेगुलेटर रहे हैं इसलिए आपको बेहतर जानकारी होगी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, सबसे पहले आपने भी यही बोला कि ये इंटरिम फैसला लगता है और आगे और एक्शन हो सकता है, लेकिन क्या मैक्सिमम पनिशमेंट है, मतलब कंपनी के खिलाफ क्या रेगुलेटर यहाँ पे कार्रवाई कर सकता है? मैं आपसे बस वो संक्षेप में समझना चाहता हूँ। ये कहना मुश्किल है, अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन रेगुलेटर के जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान हैं एक्ट के तहत, वो उसमें कई चीज़ें हैं, लेकिन रेगुलेटर हमारे ख्याल से और थोड़ी छानबीन करके और उनके वही मैं कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्या हैं, उनके मैनेजमेंट की पॉलिसी क्या है, कितने इस तरह के एजेंट्स हैं, ज़्यादा अपने लोग और उनके डायरेक्ट कांटेक्ट कस्टमर से होती है नहीं होती है, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो पैसे दिए हैं, ठीक है आपने एजेंट के थ्रू लोन सेल किया है और एजेंट के थ्रू रिकवरी भी कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट जो कस्टमर्स हैं वो किस तरह की कांटेक्ट है, किस तरह से एज अ सिस्टम और प्रोसेस क्या है, तो उसकी थोड़ी वो डेफिनेटली एलैबोरेटली वो उसकी छानबीन करके तब किसी ठोस नतीजे पे पहुंचेंगे कि किस तरह की कार्रवाई की जाए। फेयर इनफ, यानी कि अभी थोड़ा जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो सकता है कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या हो सकता है। चलिए उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। रमन अग्रवाल जी, आपको भी मैं चर्चा में शामिल करना चाहूँगा। मेरे मन में एक बहुत बेसिक सवाल आता है और वो ये कि जब कंपनियां देख रही हैं, ये किस्से आज के नहीं हैं, आज मीडिया ने ये किस्सा उछाला है इसलिए ये एक झारखंड का केस बहुत बड़ा हो गया है, उस पर चर्चा हो रही है और कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के वसूली गैंग जिसका नाम दिया जाता है वो उनका इस्तेमाल किया जाता है और कंपनियां वसूली करती हैं। क्यों करती हैं, आखिर उनको फायदा क्या होता है? देखिए, पहली चीज इसमें दो पहलू हैं। पहले एक तो मैं क्लियर कर दूं कि जहां तक वसूली की बात है,
इस पर आज का ये मैटर आपने कही, एक मैटर बहुत पुराना है। अगर आपको याद हो तो सन 2008-9 में एक सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर ऑर्डर आया था, जिसके बाद हमने FIDC में इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करके एक हैंडबुक भी इशू किया था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसके बाद RBI ने भी इसके ऊपर एक सर्कुलर भी इशू किया हुआ है, प्रॉपर गाइडलाइंस हैं। तो आज की डेट में सिस्टम है प्रॉपर कि क्या, जिसे एक कोड ऑफ फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस भी लागू है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर आप आउटसोर्स करते हैं तो आउटसोर्सिंग के भी नॉर्म्स हैं कि आप किसको एंगेज करेंगे, और वो जो एजेंट है वो उनके भी आगे है कि वो किस हद तक क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये सब सिस्टम इन प्लेस है। लेकिन आपने बहुत एक जो अहम सवाल उठाया, और हाँ, ये तो मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हुआ वो अत्यंत दुखद है, उस पर कोई दो राय नहीं है, और इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और ये हमारा भी मानना है कि जहां पर इन्वेस्टिगेशन में जिसकी भी इसमें गलती मानी जाती है, जो दोषी है उसको पूरी कानून के तहत जो सजा है उसको दी जानी चाहिए। इस पर कोई दो राय नहीं है, इस पर कोई दो मत हो ही नहीं सकता। लेकिन जो अहम सवाल आता है कि कंपनियां क्यों आउटसोर्स करती हैं, देखिए हमें इस पर थोड़ा सा विचारना होगा। आज की डेट में NBFCs जो है वो लेंडिंग एक्टिविटी जो करती हैं वो इंटरमीडियरी है। हमारे पास जो पैसा कहां से आता है, पैसा भी हम आगे बोरो बैंक से करते हैं या पब्लिक से करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करते हैं, और आगे लेंड पब्लिक को करते हैं। तो अब इसके ऊपर RBI के स्ट्रिंजेंट NPA नॉर्म्स भी हैं, तो यानी कि टाइमली रिकवरी होनी है। सिस्टम यह होना चाहिए कि अगर हमारे लीगली हैंड स्ट्रेंथन्ड हो तो हम, कोई जरूरत ही नहीं है कि हम किसी भी प्राइवेट आउटसोर्स एजेंट पे जाएं। दिक्कत यहां आ रही है कि आज की डेट में NBFCs के ऊपर के पास लीगल रिकवरी मैकेनिज्म बहुत कम है। आज की डेट में अगर आप मेरे से पूछें तो केवल 2 मात्र रास्ते हैं, उन पर भी एक बहुत अड़चन है। पहला है आर्बिट्रेशन, जो सबसे पहला स्टेप होता है, जिसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है और एक मैटर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात होती है। ये भी अभी रिसेंटली एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसकी वजह से आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में भी बहुत सी दिक्कतें आनी शुरू हुई। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है जैसे सरफेसी एक्ट है। सरफेसी एक्ट एनेक्ट किया गया था रिकवरी करने के लिए विदाउट रिकोर्स टू कोर्ट्स, यहाँ पे डायरेक्ट रिकवरी मैकेनिज्म ले डाउन किया गया। लेकिन पहली बात, सरफेसी एक्ट NBFCs पर लागू करने के लिए हमें 12 साल लगे, जद्दोजहद लगे। जब हमें सरफेसी एक्ट में कवरेज मिला, लेकिन आज भी उसके अंदर राइडर डाल दिया गया कि हम सरफेसी एक्ट तभी इन्वोक कर सकते हैं अगर लोन कम से कम 20 लाख का होगा। तो इसलिए ये जो एक छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, जब तक लीगल सिस्टम हमारे हाथ लीगली स्ट्रेंथन नहीं किए जाएंगे, हमें मजबूरन आउटसोर्सिंग भी करनी पड़ेगी। ये कोई नहीं, ये शौकिया कोई नहीं है, कोई नहीं चाहता।